हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमी पॉइंट्स। साहिल दिस साइड। आज की वीडियो में हम समझेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको बताऊंगा कि इस टास्क में आपको ग्रामर रूल्स और कोलोकेशंस के साथ साथ किन और चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप इस टास्क को इजीली अटेम्प्ट कर सकें बिना किसी स्ट्रगल के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्लैंक सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि मैं किस तरीके से ब्लैंक सॉल्व करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स को मैं क्या सजेस्ट करता हूं। सो नाउ लेट्स डू दिस वन। तो ये देखिए, एंगर इज अ पावरफुल इमोशन दैट कैन मोटिवेट अस टू डैश। मतलब एंगर क्या है? गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है जो हमें मोटिवेट करता है डैश एक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि नाइंसाफ के अगेंस्ट लड़ने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन हो सकता है, पुट, टेक, मेक, पे। तो अब इसे हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। एंगर एक पावरफुल इमोशन है जो हमें मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट इनजस्टिस, लेने के लिए। सो लेने से सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? टेक एक्शन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ बट इट कैन लीड अस टू मेक रैश डिसीजन और हार्म अदर्स। लेकिन ये साथ साथ क्या कर सकता है? ये हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकता है, दूसरों को हार्म करने पर मजबूर कर सकता है। हाउ कैन वी यूज एंगर इन अ पॉजिटिव वे एंड प्रोडक्टिव वे? सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस पैसेज। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम अपने गुस्से को एक पॉजिटिव वे में, एक प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द की इज टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ अवर एंगर। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है? हमें सबसे पहले ये समझना होगा हमारा गुस्सा पैदा क्यों होता है, उसकी जड़ क्या है। प्लान हाउ टू एड्रेस इट एंड वेट अंटिल वी कूल ऑफ बिफोर डैश। यानी कि हमें पहले, जब हमें गुस्सा आता है, हमें वेट करना चाहिए और कूल होना चाहिए बिफोर डैश, क्या करने से पहले। देखिए यहाँ पर एक जैसे ही वर्ड है, एक्शन, एक्टिंग, एक्ट, टू एक्ट। ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द राइट ऑप्शन इज एक्टिंग। नाउ anger can give us a false sense of certainty and clarity, making us think that we know the best solution to a problem. तो एंगर यानी कि गुस्सा एक गलत समझ पैदा करता है हमारे अंदर। ये हमें बताता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो वही सही सॉल्यूशन है कोई भी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि भले ही हम गलत कर रहे हैं। हाउएवर दिस कैन डैश अस टू अदर पर्सपेक्टिव और ऑल्टरनेटिव। जबकि ये हमें एक गलत दिशा की ओर लेके जा सकता है, एक गलत समझ हमारे अंदर पैदा कर सकता है। दिस कैन डैश अस टू, अब देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है? फोर्स, कंफ्यूज, ब्लॉक, ब्लाइंड। ब्लाइंड इज द राइट ऑप्शन, यानी कि हमें ये एक अंधविश्वास की तरफ लेके जाता है। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाई वी आर एंग्री एंड व्हाट आवर गोल इज, वी कैन अवॉइड एक्टिंग इम्पल्सिव और एग्रेसिवली। यानी कि अगर हम समझ लेते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आया, किस वजह से आया है, हमारा पर्पस क्या है, तब हम हमारे एक गलत बिहेवियर को, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंगर कैन इंस्पायर अस टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन आवर पर्सनल लाइव्स, आवर कम्युनिटीज और द वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ फीलिंग होपलेस और हेल्पलेस अबाउट इश्यूज दैट एंगर अस। वी कैन चैनल आवर एनर्जी इनटू डैश एक्शंस। हम क्या कर सकते हैं? हमारी एनर्जी को एक सही दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। कौन सी एनर्जी? जब गुस्से से जो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, हम उसे एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके जा सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द राइट ऑप्शन? कंस्ट्रक्टिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, वाइड स्प्रेड, प्रायर। सो द राइट ऑप्शन इज कंस्ट्रक्टिव, यानी कि हम एक इसे एक अच्छे एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्शन के लिए, सच एज कॉन्टैक्टिंग इलेक्टेड ऑफिशियल्स, अटेंडिंग प्रोटेस्ट और डोनेटिंग और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब सही काम हम इसे कर सकते हैं अगर हम हमारे गुस्से की एनर्जी को सही तरीके से यूज करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो यूज अवर एंगर टू अकम्प्लिश टास्क। यानी कि हम हमारे गुस्से को इसलिए भी यूज कर सकते हैं ताकि हम कुछ टास्क को कंप्लीट कर सके। कौन से टास्क को? दैट वी हैव बीन डैश, दैट वी हैव बीन। तो इसमें सही ऑप्शन है जो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जो हमने पेंडिंग रखे हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन, सही सिनोनिम क्या हो सकता है? ब्रेकिंग डाउन, सेटिंग आउट, कीपिंग अप, पुटिंग ऑफ। पुटिंग ऑफ इज द राइट ऑप्शन। एंड जो हमने पुट ऑफ किया हुआ था बहुत टाइम से, वो टास्क हम एनर्जी को यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं, सच एज वॉलंटियरिंग, अपोलोजाइजिंग और लर्निंग समथिंग न्यू। तो इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। वॉलंटियरिंग यानी कि किसी अच्छे काम में पार्टिसिपेट करना, अपोलोजाइजिंग किसी से माफी मांगना, और लर्निंग समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया सीखने के लिए। सो दिस इज हाउ आई हैव डन दिस। सो नाउ लेट्स सी दिस।
यहाँ पे देखिए द ग्रेट डिप्रेशन, ये एक फेज था जहाँ पर वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन चली गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। द ग्रेट डिप्रेशन विच बिगेन इन 1929 एंड लास्टेड अंटिल द लेट 1930s, 1929 में स्टार्ट हुआ था एंड लास्टेड अंटिल द 1930s, 1930s में जाके ये एंड हुआ था। was the most dash and prolonged इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि एक तरीके का इतना बड़ा ऐसा फेज था जिसमें जहाँ पर वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड की हिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई थी, डाउन हो गई थी। वॉज द मोस्ट डैश एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमी, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो बहुत समय के बाद एंड होता हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप एंड दे सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर एक वर्ड है, तो इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड ही आएगा यहाँ पे, मतलब इससे सेम मीनिंग वाला ही आएगा। सो प्रोलॉन्ग क्या होता है, लंबे वक्त तक। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, मोस्ट डैश, मोस्ट गिल्टी नहीं, मोस्ट इंट्रिंसिक नहीं, मोस्ट सीवियर, हाँ ये हो सकता है, सीवियर यानी बहुत ज्यादा, टॉलरेबल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सो सीवियर इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन था दैट वाज मोस्ट सीवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। इट्स कॉजेस आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैसेटेड, जो इसके परिणाम थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, मल्टी फैसेटेड थे, रिफ्लेक्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड इंटरनेशनल कंडीशंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एंड आ गया, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल से रिलेटेड वर्ड ही आएगा यहाँ पे। क्या आ सकता है, रिफाइंड, स्पोरेडिक नो, डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक इज पॉसिबल, क्योंकि डोमेस्टिक यानी कि लोकल, और नेशनल और इंटरनेशनल, दैट इज हाउ वी कैन यूज इट। रिमोट, रिमोट भी नहीं हो सकता, सो डोमेस्टिक इज द राइट ऑप्शन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यानी कि लोकल और इंटरनेशनल। International conditions that can conspire to dash economic stability and confidence, that can conspire to dash economic stability, capsize, underline, devise, undermine. What can be the right option? अंडरमाइन, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर दिया था, यानी कि उसे नीचे लेवल पर लेके चले गए थे। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज वाज द ओवर स्पेकुलेशन इन द स्टॉक मार्केट, और एक चीज क्या थी, स्टॉक मार्केट की ओर ज्यादा लोग आकर्षित होने लगे थे उस टाइम के दौरान, विच हैड बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल इकोनॉमी, जो कि एक रियल इकोनॉमिक से अलग चीज हो रही थी। थ्रू आउट द 1920s द यूएस स्टॉक मार्केट डैश रैपिड एक्सपेंशन। तो 1920s के दौरान, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान क्या होता है, यूएस स्टॉक मार्केट डैश रैपिड एक्सपेंशन, मॉडरेटेड, अंडरवेंट, डिफॉल्टेड, कंस्ट्रक्टेड। अंडरवेंट, अंडरवेंट का मतलब होता है वो एक तरीके से नीचे की ओर चला गया था, जो रैपिड एक्सपेंशन था वो बिल्कुल ही गिर गया था। सो अंडरवेंट कैन बी द राइट ऑप्शन। रीचिंग इट्स पीक इन अगस्त 1929, मतलब 1929 में वो उसकी पीक पर था, उसके बाद गिर चुका था। आफ्टर अ डिकेड ऑफ रोरिंग ग्रोथ, मतलब कम डिकेड इन द सेंस 10 साल के बाद, एक अच्छा ग्रोथ लेने के बाद वो अंडरवेंट हो चुका था, रैपिड एक्सपेंशन यानी कि गिर चुका था। दिस स्पेक्यूलेटिव बबल वाज पार्शली फ्यूल्ड बाय द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मार्जिन बाइंग, यानी कि इससे क्या हुआ था, इससे लोग जो स्टॉक मार्केट की बाइंग थी, जो स्टॉक्स खरीद रहे थे लोग, उसकी मार्जिन हाई हो चुकी थी, जहां पर इन्वेस्टर्स बोरोड मनी टू बाई स्टॉक्स, यानी कि जहां पर इन्वेस्टर्स ने क्या किया, पैसे लेने शुरू कर दिए स्टॉक्स खरीदने के लिए। सो हियर व्हाट कैन बी द राइट ऑप्शन, विच इन्वेस्टर्स, ये सेंस नहीं बन रही है, वेयर कैन बी द राइट ऑप्शन, ऑल दो नहीं, देन भी नहीं हो सकता, सो वेयर, यानी कि जहां पर इन्वेस्टर्स ने पैसे बोरो करना शुरू कर दिया स्टॉक्स बाई करने के लिए। बैटिंग ऑन कंटिन्यूड इंक्रीज्ड इन स्टॉक प्राइसेस, यानी कि जो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था उन्होंने कंटिन्यूसली उन स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दिया। हाउएवर व्हेन द मार्केट बिगेन टू डिक्लाइन इन लेट 1929 पैनिक सेट इन, लेकिन क्या हुआ जब मार्केट डिक्लाइन होने लगा 1929 के आखिर में, उसमें उस सिचुएशन ने एक पैनिक क्रिएट कर दिया इन्वेस्टर्स के माइंड में, लीडिंग टू अ कैटास्ट्रोफिक क्रैश इन अक्टूबर, जिससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने इमीडिएटली स्टॉक्स को सेल कर दिया और इसके कारण क्रैश हो गया अक्टूबर मंथ में, यानी कि पूरी इकोनॉमी डाउन चली गई। तो इसमें मैंने अब ये चीज नोटिस की है, जितने भी मैंने पैसेजेस किए हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप खत्म हो गया, यहाँ पर ब्लैंक था, लेकिन मैं ये आखिरी की सेंटेंस भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो आखिरी ब्लैंक होता है उसका हिंट कहीं ना कहीं हमें यहाँ से भी मिलता है, जो आखिरी सेंटेंस होती है। देयरफॉर मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसे एंटायर पैसेज को पढ़े फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे।
तो ये देखिए, द सैलिनिटी ऑफ द कैस्पियन सी इज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंग्रीडिएंट एस्पेक्ट्स, यानी कि जो कैस्पियन सी है, समुंदर है, इसकी जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी क्या होती है, सैलाइन वाटर की वजह से जो सैलिनिटी पैदा होती है, यानी कि जो खारापन है इस सी का, वो एक इंट्रिग्यूइंग एस्पेक्ट है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, विद लेवल सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ वर्ल्ड्स ओशियंस, यानी कि जो वर्ल्ड के बाकी के ओशियंस हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम, यानी कि इसका जो खारापन है वो थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड्स ओशियंस, एवरेजिंग अबाउट वन थर्ड ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर, यानी कि जो कैस्पियन सी की सैलिनिटी है वो वन थर्ड है एंटायर सी वाटर से, यानी कि जितने भी सी हैं, जितना भी उनका खारापन है, इसका खारापन वन बाई थर्ड है। This reduced salinity is due to the large dash of fresh water it receives from rivers. ये कम खारापन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फ्रेश वाटर रिसीव होता है, कहाँ से, फ्रॉम द रिवर्स, यानी कि नदी का जो पानी आता है इस सी के अंदर, उससे इसका खारापन कम होता है, पर्टिकुलरली द वोल्गा, वोल्गा एक रिवर है, उससे इसके अंदर जो फ्रेश वाटर इनपुट होता है उसकी वजह से इसकी सैलिनिटी कम होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, दिस रेड्यूस्ड सैलिनिटी इज ड्यू टू द लार्ज डैश ऑफ फ्रेश वाटर, डैश ऑफ फ्रेश वाटर, प्रेशर ऑफ फ्रेश वाटर नहीं, प्रेशर इससे रिलेट नहीं करता है, डेप्थ ऑफ फ्रेश वाटर, डेप्थ भी हम इसे काउंट नहीं करते हैं, रेट ऑफ फ्रेश वाटर, रेट यूजुअली तब सही होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, जब नंबर्स में बात हो रही है। द राइट ऑप्शन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, वाटर को हम ज्यादातर वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, particularly the Volga, which dash contributes about 80% of the incoming water, यानी कि जो वोल्गा रिवर है वो लगभग 80% ऑफ द इनकमिंग वाटर कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कैस्पियन सी में। सो द राइट ऑप्शन विच कैन बी इज विच डैश कंट्रीब्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द इनकमिंग वाटर। तो इसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो अकेला ही कंट्रीब्यूट करता है 80% इनकमिंग वाटर को, अकेला ही, अकेला का सिनोनिम इंग्लिश में क्या हो सकता है, एलोन हो सकता है, स्लाइटली नहीं हो सकता है, लोनली हो सकता है, स्लाइट भी नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर एलोन या लोनली में से एक सही ऑप्शन है। स्लाइटली क्यों नहीं है, स्लाइटली यानी कि हल्का, सो ये रिलेट नहीं करता है। वैसे तो जो एलोन और लोनली है, आप देखिए ये दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें सही जो एग्जैक्ट वर्ड है वो सेलेक्ट करना है। सो देयरफॉर एलोन इज द राइट आंसर, which alone contributes about 80% of the incoming water. Now, however, the Caspian Sea salinity is not dashed throughout. यानी कि जो कैस्पियन सी की सैलिनिटी है वो पूरे पूरे सी में एक जैसी नहीं है, मतलब इसका मीनिंग, इसका सेंस यही बन रहा है कि यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा, यानी कि एक जैसी नहीं है। सो व्हाट कैन बी द राइट ऑप्शन, यूनिफॉर्म, इम्पार्शियल, कॉन्फिडेंट, शिफ्टिंग। तो ये तीनों इससे कोई रिलेट नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म कैन बी द राइट ऑप्शन। हाउएवर द कैस्पियन सी सैलिनिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि ये एक जैसा नहीं, एक जैसी नहीं है इसकी सैलिनिटी एंटायर सी में। इट वेरीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक ये वेरी करती है, अलग अलग है। बीइंग लोअर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ड्यू टू द ग्रेटर इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर एंड हायर इन द सदर्न पार्ट्स ड्यू टू हायर इवेपोरेशन रेट्स, यानी कि नॉर्थन पार्ट्स में ये कुछ थोड़ी कम है क्योंकि वहाँ पर इनकमिंग वाटर ज़्यादा है रिवर से, और जो साउथ में है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन रेट्स हाई है। नाउ these differences in salinity dash the distribution of marine life and ecological balance of the Caspian basin. तो इसमें क्या हो सकता है, जो डिफरेंसेस है सैलिनिटी में वो क्या करते हैं मैरीन लाइफ और इकोलॉजिकल बैलेंस में, वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक चेंज क्रिएट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, डिफेक्ट नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होता, इफेक्ट और इफेक्ट। देखिए इन दोनों का मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है। EFFECT, इफेक्ट का मतलब होता है या कोई चेंज से जो परिणाम होता है, द रिजल्ट, जो रिजल्ट्स आते हैं कुछ चेंज से, और इफेक्ट का मतलब होता है चेंजेस जो क्रिएट होते हैं। सो देयरफॉर इफेक्ट इज द राइट ऑप्शन। नाउ ecological balance of basin life making it a unique environment for researchers studying the impacts of aquatic ecosystems. तो ये देखिए सभी ऑप्शन सही हैं, आपको इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी कि आपको ज़्यादातर इसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखना है, तभी आप इजीली सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। अगर कहीं पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो वहाँ पर आपको ग्रामर रूल्स या कोलोकेशंस अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरीके से मैं ब्लैंक सॉल्व करता हूँ, यानी कि मेरी सिर्फ दो स्ट्रेटजी है। फर्स्ट स्ट्रेटजी स्किम फॉर द मीनिंग, यानी कि आपको पैराग्राफ का पूरा मीनिंग समझना होगा, सेंटेंसेस का मीनिंग समझना होगा, जहाँ पर आपको ब्लैंक में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको लॉजिकली सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट हो सकता है, क्योंकि तभी आप इजीली सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। सेकंड स्ट्रेटजी क्या है, जहाँ पर आप अगर मीनिंग नहीं समझ पाते हो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी कोलोकेशन यूज हो रही है
या फिर कौन सा ग्रामर रूल अप्लाई हो रहा है। यानी कि बेसिकली लुक फॉर कोलोकेशंस और ग्रामर रूल्स व्हेन यू कैनॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। यानी कि तब आप इजीली सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। दिस इज योर सेकंड ऑप्शन अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आता है तब। तो चलिए स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई, लेकिन इसे इम्प्रूव कैसे करें, यानी कि कैसे हम ग्रामर रूल्स को अप्लाई करें, कैसे हम पैसेज के मीनिंग को समझें, ओवरऑल हम कैसे सही ऑप्शन सेलेक्ट करें रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, ताकि हम एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। तो ये चीज़ इंप्रूव करने के लिए आपको बस 3 टिप्स फॉलो करनी है, यानी कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली बेसिस पे करनी है ताकि आपकी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का टास्क अच्छे से इंप्रूव हो सके। द वेरी फर्स्ट टिप इज वर्ड मीनिंग्स, यानी कि आपको डेली अराउंड 15 टू 20 वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा और सेंटेंस का भी मीनिंग समझ में आ जाएगा, और सेंटेंस का मीनिंग समझ में आते ही आप पैराग्राफ का मीनिंग भी इजीली फ्रेम कर पाओगे। यानी कि जैसे आप स्पेलिंग्स याद करते हो डेली बेसिस पे अपनी लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए, अपनी राइट फ्रॉम डिक्टेशंस इंप्रूव करने के लिए, वैसे ही आप डेली 15 टू 20 वर्ड मीनिंग्स भी करो ताकि आपका ये टास्क भी अच्छे से इंप्रूव हो सके। सेकेंड थिंग इज लर्न कोलोकेशंस। अब कोलोकेशंस क्या है? कोलोकेशंस वो 2-3 वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर एक साथ रिपीट किए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल ग्रेविटी, डोमेस्टिक वायलेंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप उसे चेक कर सकते हैं, और उस कोलोकेशंस की लिस्ट की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। थर्ड टिप इज ग्रामर रूल्स, यानी कि आपको कुछ ग्रामर रूल्स भी रिवाइज करने होंगे, समझने होंगे, सीखने होंगे। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में भी वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको कुछ रूल्स पहले से ही पता हैं तो आप प्लीज़ उन्हें गो थ्रू कीजिए, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को इम्प्रूव करने में। सो सिंपली आपको इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का स्कोर इम्प्रूव हो सके और आप अपने रीडिंग सेक्शन में इजीली एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। सो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।